हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसमें कि हम लोग बिहार स्पेशल की क्लासेस को कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें ऑलरेडी हमने एंशिएंट हिस्ट्री, बिहार की हिस्ट्री और उसके बाद अब ज्योग्राफी का हम लोग सेगमेंट कंप्लीट कर रहे हैं। ज्योग्राफी का फर्स्ट पार्ट हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर आपने उसको देखा नहीं है तो जा कर के उसको ज़रूर देख सकते हैं। बीच में कुछ कारणों की वजह से क्लासेस मिस हो गई थी, बट अब कोशिश करेंगे कि कंटिन्यू रहें। ठीक है, तो ऑलरेडी हम लोग बिहार की ज्योग्राफी, बिहार का जितना भी बेसिक इन्फॉर्मेशन था उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। उसके आगे का जितना भी डिटेल्स है आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं और कोशिश करेंगे कि वीडियो में आपको हर चीज़ एक एक करके नोट्स के थ्रू समझाया जा सके, ताकि आप इजीली जो है किसी भी एग्ज़ाम में उसको कंप्लीट कर सके। और ये खास करके 72वीं का जो अभी बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है, साथ ही साथ बिहार स्पेस से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसमें भी ये आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम लोग का आज का टॉपिक है बिहार की भूगर्भिक संरचना। यानी कि आज हम लोग इससे रिलेटेड चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले एक चीज़ जान लेते हैं, उच्चावच। कई बार आप लोग सुने होंगे कि उच्चावच होते क्या हैं। तो पृथ्वी के निर्माण से लेकर के, जो कि लगभग 460 करोड़ वर्ष पूर्व से माना जाता है, उससे पहले से लेकर के अब तक, यानी कि अभी तक जितने भी संरचनाओं का निर्माण हुआ है वो जो होते हैं उच्चावच कहलाते हैं। और उच्चावच कितने तरह के होते हैं, उदाहरण से आप अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे ये 3 तरह के होते हैं। कौन कौन? तो पहले उच्चावच में उनको रखा जाता है जो बड़े लेवल पे हैं, जैसे महादेश हो गया या महासागर हो गया, तो इनको पहले उच्चावच की श्रेणी में रखा जाता है। दूसरे उच्चावच की बात करें तो वो पर्वत, पठार और मैदान होते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रख सकते हैं। और तीसरे की बात करेंगे तो तीसरा उच्चावच जो होता है, नदी, पवन, हिम, सागरीय लहर, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको तृतीय उच्चावच के अंतर्गत देखने को मिल जाएंगी। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। कई बार इसमें आपको दे देता है परीक्षा में देख ये डिफाइन करके कि आप इसमें से बताइए कि कौन प्रथम उच्चावच का है, कौन द्वितीय उच्चावच का है। इस टाइप का भी प्रश्न आपको ज्योग्राफी में देखने को मिलेगा, तो ये भी आप माइंड में क्लियर रखेंगे। उसके बाद अभी देखिए, हम लोग जैसे अगर पढ़ने वाले हैं कुछ बिहार से रिलेटेड, तो पहले हमें उन चीज़ों को देखना होगा। जैसे अगर भारत का मैप हम यहाँ देखें तो भारत के मैप में आप लोग जानते होंगे कि ऊपर का जो एरिया है ये हिमालयी रेंज से भरा हुआ है, जबकि एक विंध्यन श्रेणी हम लोग जो पढ़ते हैं, आप लोग बीच में पढ़े होंगे, मध्य प्रदेश में पूरा फैला हुआ है, बिहार तक पहुँचता है। और एक छोटा नागपुर का पठार है जो कि मुख्य रूप से आप लोग देखते होंगे। अब इन्हीं चीज़ों को हम क्या करेंगे, बिहार में इसका इम्पैक्ट क्या क्या है उसको समझते हैं। जैसे बिहार के मैप की बात करें तो आप ऑलरेडी जानते हैं, ये एक छोटा सा बिहार का मैप है फॉर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अब इसमें देखिए बीच से गंगा नदी बहती है, ये जानते होंगे आप लोग। तो ये देखिए हिमालय का जो भाग यहाँ से जाता है और सबसे जो बाहरी आवरण है हिमालय का वो शिवालिक वाला है, और वही शिवालिक का कुछ भाग जो है वो बिहार के पश्चिमी चंपारण वाले ज़िले में प्रवेश करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। एक यहाँ पे आपको दिख जाएगा। दूसरा अभी आपको बताया था जैसे विंध्यन श्रेणी, तो विंध्यन श्रेणी जो ऑलरेडी एमपी से होते हुए आती है, तो ये विंध्यन श्रेणी का कुछ भाग जो है वो कैमूर और रोहतास वाले ज़िले में आपको दिख जाएगा, जिसको कि कैमूर श्रेणी के नाम से हम लोग जानते हैं। तीसरा, आप जो छोटा नागपुर का पठार देखते हैं उसका जो टॉप हिल होता है वो आपके बिहार में ही देखने को मिलता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। बिहार के दक्षिणी भाग में जो है वो आपको छोटा नागपुर का जो पठार है उसका प्रभाव, कैमूर रोहतास में विंध्यन वाला, और जस्ट उसके ऊपर जो नॉर्थ वेस्ट है यहाँ पे चंपारण का एरिया, यहाँ पे आपको शिवालिक वाला। तो ये 3 उच्चावच के जो प्रभाव हैं बिहार में आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए अब इन्हीं चीज़ों को देख लेते हैं। अब इसमें कई बार लोग पूछते हैं जैसे नया से पुराना या फिर पुराने से नए में इसको सजाइए। जैसे बिहार में हम 3 चीज़ों को देख रहे हैं, तो इन तीनों चीज़ों में हमें देखना होता है कि पुराना कौन है, नया कौन है। तो इसमें देखिए सबसे अगर पुराने की बात करें तो सबसे पुराना जो है इसमें वो छोटा नागपुर का पठार हो जाएगा। उससे नया कहेगा तो फिर ये कैमूर की श्रेणियाँ हैं जो कि विंध्यन पहाड़ी से बढ़ कर के यहाँ तक पहुँची हैं। और अगर उससे भी नया कहा जाएगा तो फिर ये शिवालिक का रेंज है। और इसके अलावा जो बचा मैदानी भाग है पूरा बिहार का वो लेटेस्ट है। ठीक है, तो ये अगर कभी ओल्ड टू न्यू में सजाने के लिए दे दे तो ध्यान रखिएगा, ये पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा रीज़न है जो कि ओल्ड से न्यू, यानी कि ये कालक्रम के अनुसार है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि कौन ज़्यादा पुराना है और कौन ज़्यादा नवीन है। ठीक है, इस तरह से इसको सजाया गया है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब इन्हीं चीज़ों को जो है डिटेल्स में यहाँ पे लिखा हुआ है, तो देख लेते हैं कि करके। जैसे बिहार में प्री कैम्ब्रियन काल से होलोसिन काल तक के चट्टान पाए जाते हैं।
ऑलरेडी देखिए हमने आप लोगों को बता रखा है कि अगर आपको कुछ भी चीज़ याद करनी है तो पेन एंड पेपर लेके बैठिए और कोशिश करिए कि आप लिखें। अगर नहीं लिख पाते हैं तो आप कॉन्सेंट्रेट होकर के पूरा सुनिए, क्योंकि अगर आप 2-3 बार सुन भी लेते हैं तो चीज़ों को याद कर पाइएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि बिहार में सबसे प्राचीन उच्चावच की बात करें। उच्चावच वही जो ऊंचा नीचा एक धरातल होता है। धरातल जैसे हम लोग पृथ्वी देखते हैं तो पृथ्वी का ऊपरी पटल जो है वो अप एंड डाउन कहीं ज़्यादा कहीं कम ऐसे करके बिखरा पड़ा है। तो ये वाला जो एरिया है इसी को उच्चावच की श्रेणी में रखा जाता है। इसका क्षेत्र जो है दक्षिण पूर्व में धारवाड़ चट्टान के ऊपर पाया जाता है, जबकि सबसे नवीन संरचना बिहार का मध्य मैदानी क्षेत्र है जो आप लोग को मैप में बताया है अभी, जो कि क्वाटरनरी चट्टान के ऊपर अवस्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। कालक्रम और संरचना के आधार पर बिहार में इनको 4 भागों में बांटा गया है। अब उसको देख लेते हैं कौन कौन से वो 4 हैं। ये बिहार का जो भूगर्भिक चट्टान है इनको 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन है? तो पहला है धारवाड़ चट्टान, दूसरा विंध्यन चट्टान है, तीसरा टर्शियरी और चौथा क्वाटरनरी चट्टान है। अब देखिए धारवाड़ चट्टान जो है सबसे पुराना और जबकि सबसे नवीन कहेगा तो क्वाटरनरी चट्टान है। इसको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे क्योंकि ये भी कई बार ABCD दे करके सजाने के लिए बोल देता है कि ये सबसे पुराना, उससे नया, उससे भी नया और उससे भी नया, यानी कि लेटेस्ट क्वाटरनरी चट्टान है। अब इन्हीं चीज़ों को हम मैप में देखते हैं क्योंकि मैप में देखिएगा इजीली रिमेंबर भी रहेगा। ठीक है। अब जैसे बिहार का मैप है हमारे पास, हम ये नीचे देखिए दक्षिण बिहार की बात करेंगे तो दक्षिण बिहार में ये वाला जो एरिया फैला हुआ है पूरा, आप यहाँ पे देखिएगा कि ये धारवाड़ चट्टानें फैली हुई हैं। ठीक है। और उसके बाद देखिए ये कैमूर और रोहतास का जो एरिया है यहाँ पे जो आप देखेंगे विंध्यन चट्टानों का विस्तार आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। और जस्ट इसके ऊपर हम लोग चंपारण वाले सेक्टर में आते हैं तो यहाँ पे आपको टर्शियरी चट्टान यानी कि वही शिवालिक का रेंज आपको दिख जाएगा। और बाकी जितने भी शेष एरिया हैं वो क्वाटरनरी चट्टान के मैदानी भाग में बटे हुए हैं। बाकी बीच से गंगा नदी का प्रवाह, सोन का प्रवाह पता ही होगा आपको, तो सोन ही डिवाइड करता है इधर विंध्यन और धारवाड़ को। तो ये चीज़ भी आपको क्लियरली मेंशन रखना है। ठीक है। अब इन्हीं चीज़ों को कई बार सजाने के लिए दे देता है, तो जैसे अगर एरिया वाइज सजाने के लिए पूछ दे आपसे तो आपको ऑलरेडी दिख रहा है कि क्वाटरनरी चट्टान क्या है, सबसे ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है। तो सबसे ज़्यादा एरिया किसका? क्वाटरनरी चट्टान का। उसके बाद किसका? धारवाड़ चट्टानें जो हैं इनका एरिया हो जाएगा। उसके बाद विंध्यन श्रेणी का और उसके बाद हो जाएगा आपका टर्शियरी का, क्योंकि टर्शियरी सिर्फ एक ज़िले में वही पश्चिमी चंपारण में फैला हुआ है, इसीलिए इसका एरिया सबसे कम, जबकि क्वाटरनरी का सबसे ज़्यादा एरिया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब यही चीज़ें नए से लेके पुराने अगर कालक्रम के अनुसार आपसे पूछ दे तो यही सीक्वेंस आपको सीधा हो जाएगा, यानी कि सबसे पुराना इसमें मिलेगा धारवाड़ का चट्टान, उससे नवीन आपको मिलेगा विंध्यन चट्टानें, उससे नवीन आपको टर्शियरी मिलेगा और उससे भी नवीन आपको क्वाटरनरी। अब क्वाटरनरी नवीन क्यों होता है ये भी कई बार प्रश्न पूछ सकता है आपसे। आप लोग जानते होंगे कि बिहार में बीच से गंगा नदी बहती है। अब बीच से गंगा नदी बहती है और ऊपर से भी पूरा, जैसे यहाँ से घाघरा हो गया, सरयू हो गया, गंडक हो गई, बागमती हो गई, तो कोसी हो गई, महानंदा हो गई, नीचे से भी देखिएगा तो आपको कर्मनाशा हो गया, सोन हो गया, क्यूल हो गया, अजय नदी हो गई। बहुत सारी नदियों का क्या है, जाल भरा पड़ा है। और नदियाँ क्या हैं, अगर हमेशा प्रवाहित होती हैं तो उनमें मिट्टी का जो है हर बार जो है नया मिट्टी आती है और नई मिट्टियों की वजह से ही वहाँ जो चट्टानें बनती हैं वो हमेशा नवीन दिखाई देती हैं हमें। इस वजह से ये जो सबसे नवीन कहेगा तो क्वाटरनरी चट्टान है और सबसे ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है। तो ये चीज़ भी आपको माइंड मैप में क्लियर रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, अब इन्हीं चीज़ों को डीपली हम लोग स्टडी करेंगे कि ये इनका विस्तार कैसा है, किस काल में ये बने हुए हैं, ये सब हमें देखना है। जैसे धारवाड़ चट्टानें हो गई, तो धारवाड़ चट्टान, यह चट्टान छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग है जो आपको बता रखे हैं मैप में, बिहार के दक्षिण पूर्व में स्थित है, जिसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है और यह बिहार में सबसे प्राचीन चट्टान अवस्थित है। ठीक है। इस चट्टान से संबंधित जिले अब मैप में भी आप इसको देख सकते हैं, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, मुंगेर, जहानाबाद, लखीसराय, नालंदा और शेखपुरा। ठीक है। तो आप जैसे देखिए बिहार का मैप आप लेके बैठिए, आपको समझने में आसानी होगी। तो ये वाला जो एरिया इस है ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद इन चट्टानों के ऊपर कई जगह कुछ पहाड़ियाँ भी हैं जो कि पूछ देता है कई बार, जैसे गया की पहाड़ी किस जगह पर है, तो ये गया में मिलेगा आपको। मुंगेर की पहाड़ी मुंगेर में आपको, करमटिया पहाड़ी और मरही पहाड़ी तो ये दोनों जमुई में अवस्थित है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद राजगीर की पहाड़ी, रानी पहाड़ी, कबूतरा पहाड़ी, ये तीनों आपको देखने को नालंदा में मिल जाएंगे। मंदार पर्वत की बात करें तो ये बांका में देखने को मिलेगा। ठीक है। लाल पहाड़ी की बात करें तो लखीसराय में, ब्रह्मयोनी पहाड़ी गया में, बराबर पहाड़ी गया और जहानाबाद की सीमा पर है और खड़गपुर पहाड़ी जो है वो
मुंगेर में है। ठीक है, तो इन सभी चट्टानों में ग्रेनाइट खनिज की प्रधानता आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब दूसरा हम देख लेते हैं विंध्यन चट्टानें। विंध्यन चट्टानें जो है 1280 किलोमीटर स्क्वायर में पूरा फैला हुआ है और इस चट्टान का निर्माण भी जो है वो प्री कैम्ब्रियन काल में ही हुआ है, परंतु धारवाड़ चट्टान के बाद हुआ है। ठीक है, तो सेकेंड ओल्डेस्ट है। यह विंध्यन श्रेणी का पूर्वी भाग है जो कि बिहार के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, सोन नदी के पश्चिम में। आपको मैप अभी दिखाए थे बिहार का जो था, तो उस मैप में आप देख रहे थे यहाँ पे सोन नदी जा रही थी जो गंगा में, तो इसके पश्चिम में जो है वो इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा कैमूर और रोहतास वाले एरिया में। यह चट्टान मुख्य रूप से कैमूर और रोहतास वाले जिले में आपको फैला हुआ पाया जाता है। ये पूछता है कई बार, ठीक है, और PYQ है तो ध्यान रखेंगे। तथा इसके ऊपर कैमूर या रोहतास का पठार पाया जाता है। इस चट्टान में चूना पत्थर लाइमस्टोन, कई बार BPSC का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और बलुआ पत्थर जिसको सैंडस्टोन कहा जाता है और पाइराइट्स नामक खनिज की प्रधानता है। ठीक है, तो आप दोनों ध्यान रखें, चूना पत्थर पूछे, लाइमस्टोन पूछे, बलुआ पत्थर को ही इंग्लिश में सैंडस्टोन कहा जाता है और पाइराइट्स को ही नॉर्मली पाइराइट्स कहा जाता है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। एक बार परीक्षा में पूछ लिया था कि लाइमस्टोन कहाँ मिलता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं इंग्लिश की वजह से नहीं समझ पाए थे, जबकि लाइमस्टोन का हिंदी चूना पत्थर ही है। ठीक है, बट आपको ये गलती नहीं करनी है, ईजिली आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं। नेक्स्ट है टर्शियरी चट्टानें, तीसरा वाला। इस चट्टान का निर्माण जो है मेसोजोइक काल में हुआ है, क्योंकि ये हिमालय के भाग हैं और हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी जो है वो शिवालिक का पूर्वी भाग है। ठीक है, वो यहाँ पे मिलेगा आपको, जो बिहार के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में फैला हुआ है। इस चट्टान से संबंधित जिला जो है एकमात्र पश्चिमी चंपारण है, इसीलिए बताया था आपको एरिया सबसे कम है इसका। इस चट्टान के नीचे जो है वो प्राकृतिक गैस या पेट्रोलियम का भंडार होने की संभावना ऐसी जताई जा रही है। और यहाँ पे एक पहाड़ी जो है वो सोमेश्वर की पहाड़ी है और यहाँ पे रामनगर की पहाड़ी, और जस्ट इसी के बीच में आपको हरहा घाटी दिखाई देगी। तो जब हम लोग पढ़ेंगे इसको तो वहाँ पे आपको दिखाएंगे ये चीज़। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं क्वाटरनरी चट्टानें। अब देख लेते हैं क्वाटरनरी चट्टान को। ठीक है, जो कि हमारा चौथा टॉपिक है। यह चट्टान जो है बिहार में सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है, जैसे कि आपको दिखाए थे, पूरा मैदानी भाग है। इसका निर्माण प्लीस्टोसीन और होलोसीन के बीच में हुआ है, जिसके ऊपर अभी वर्तमान में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको, जिसकी गहराई 100 से 900 मीटर तक हो सकती है। और सबसे ज़्यादा कहेगा तो जलोढ़ का विस्तार जो है वो बिहार में मिलेगा, अधिकतम गहराई 6000 मीटर तक इसकी मापी गई है। नोट में है, बिहार में कुल 4 भूगर्भिक चट्टान पाए जाते हैं, जिसमें सबसे प्राचीन जो है वो धारवाड़ है और नवीन की बात करेंगे तो क्वाटरनरी है। सर्वाधिक क्षेत्र पर बात करें तो क्वाटरनरी चट्टान का विस्तार है, जबकि कम क्षेत्र पर टर्शियरी चट्टान का विस्तार है। सबसे अधिक पहाड़ियाँ जो हैं वो धारवाड़ चट्टान पर अवस्थित हैं, जो कि बिहार में सबसे प्राचीन पहाड़ियाँ भी मानी जाती हैं। अब चट्टान के निर्माण का कुछ कार्यक्रम है, ऐसे तो ये नहीं पूछता है बट फिर भी देख सकते हैं। जैसे प्री कैम्ब्रियन काल जो होता है वो पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर 54 करोड़ वर्ष पूर्व तक है। मेसोजोइक जो होता है 54 करोड़ से लेकर 25 करोड़ वर्ष पूर्व है। प्लीस्टोसिन 25 करोड़ से लेकर 25 लाख वर्ष पूर्व तक का है। होलोसीन काल जो है वो 11,000 से लेकर के अब तक का टाइम पीरियड माना जाता है। ठीक है, अब बिहार के कुछ भौतिक संरचनाओं का डिटेल्स है, अब इसको हम लोग देख लेते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे जो है प्रश्न आपको परीक्षा में अक्सर देखने को मिल जाते हैं। बिहार की भौतिक संरचना के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है: शिवालिक या पर्वतीय क्षेत्र, बिहार या गंगा का मैदान, या फिर दक्षिण का संकीर्ण पठार। ठीक है, अब इसमें देखिए टोटल बिहार का जो एरिया है 94,163 वर्ग किलोमीटर है टोटल बिहार का एरिया। अब इसको शिवालिक वाले क्षेत्र में बांटा गया है 932 किलोमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये कम क्षेत्र में है, 1% क्षेत्र है। बिहार या गंगा का मैदान जो हम लोग कहते हैं तो सबसे ज़्यादा एरिया इसी का है, 96%, 90,650 किलोमीटर स्क्वायर। और 3% एरिया जो है दक्षिण का संकीर्ण पठार, जो कि 2581 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है। अब इसको भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे शिवालिक का पर्वतीय पठार है तो इसमें हमने आपको पीछे बता रखा था सोमेश्वर श्रेणी मिलेगी, सोमेश्वर के जस्ट नीचे आपको हरहा घाटी, और इसके बाद आपको रामनगर का दून, या फिर हम लोग दून घाटी भी इसको कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब दूसरा जो गंगा का मैदान है इसको 2 भागों में बांटा गया है, एक तो गंगा नदी के ऊपर का मैदान और एक गंगा नदी के नीचे का मैदान। तो उत्तर का जो मैदान है वो भाबर, बांगर, खादर, चौर, मन, दियारा, इन 6 भागों में डिवाइड किया गया है। जबकि दक्षिण का जो मैदान है इसको भोजपुर का मैदान, मगध का मैदान, अंग का मैदान, इन भागों में डिवाइड किया गया है। और दक्षिण का संकीर्ण पठार जो है वो एक तो कैमूर और रोहतास के पठार के नाम से और दूसरा खड़गपुर पहाड़ी के नाम से डिवाइड किया गया है।
तो अब इन चीज़ों को आप माइंड में बिल्कुल भी क्लियर रखिएगा ताकि आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ सकें। आइए अब इसको और भी बेहतर तरीके से समझते हैं। पहला, शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र बता रखे हैं 932 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र पर बिहार में फैला हुआ है, चंपारण जिले में। यह उच्चावच बिहार के उत्तर पश्चिम में पश्चिमी चंपारण जिले में अवस्थित है, जो कि शिवालिक पर्वत श्रेणी का पूर्वी भाग है। ठीक है, इसे उच्चावच के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन बताए हैं आपको? पहला तो सोमेश्वर श्रेणी। ठीक है, आप इसको मैप से समझ लीजिए। जैसे अगर ये मान लीजिए आपका पश्चिमी चंपारण जिला है, ठीक है, अगर मान के चलते हैं हम लोग, तो ये पश्चिमी चंपारण जिला जो है, यहाँ सबसे ऊपर आपको मिलेगा कौन सा? सोमेश्वर श्रेणी। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा, उसके जस्ट नीचे आपको हरहा घाटी, और उसके बाद दून घाटी जो है, ठीक है, दून का पर्वत। तो ये तीनों को सीक्वेंस में याद रखना है आपको। पहला है सोमेश्वर श्रेणी। यह श्रेणी जो है बिहार के पर्वतीय क्षेत्र का सबसे उत्तरी श्रेणी है, जो कि पश्चिम में त्रिवेणी नहर के से पूर्व में भीखना ठोरी दर्रा तक विस्तृत है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसकी लंबाई टोटल 75 किलोमीटर, चौड़ाई 5 से 6 किलोमीटर है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो सोमेश्वर किला है, जो कि पूरे बिहार का सबसे ऊंचा चोटी है, 874 मीटर। इसको बिल्कुल भी रिमेंबर करिएगा, कई बार बीपीएससी से लेके बिहार के एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, यह श्रेणी जो है बिहार और नेपाल के बीच 60 किलोमीटर की सीमा बनाती है। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद हरहा घाटी या दून घाटी जिसको हम लोग कहते हैं, यह पश्चिमी चंपारण में सोमेश्वर श्रेणी के दक्षिण में बूढ़ी गंडक की सहायक नदी हरहा के द्वारा निर्मित हुआ है, जिसकी लंबाई 24 किलोमीटर है। रामनगर या दून की पहाड़ी देख लेते हैं, जो कि लास्ट है इसका। बिहार में पर्वतीय क्षेत्र का सबसे दक्षिणी भाग जो है वो यही है। इसकी लंबाई 32 किलोमीटर, चौड़ाई 8 किलोमीटर, औसत ऊंचाई 242 मीटर, और कुल क्षेत्रफल इसका 214 किलोमीटर स्क्वायर तक है। अब जैसे ये आपको एक एग्जाम्पल के रूप में है कि अगर ये मान लीजिए हम समझते हैं कि ये हमारा पश्चिमी चंपारण है, तो यहाँ सबसे उत्तर में आपको मिलेगा कौन सा? सोमेश्वर श्रेणी, जिसका सबसे ऊंचा चोटी है वो सोमेश्वर किला 874 मीटर हाइट का है। ठीक है, जस्ट उसके नीचे मिलेगा आपको हरहा घाटी, और उसके नीचे मिलेगा आपको रामनगर की पहाड़ी। अब इन तीनों को और थोड़ा सा डिटेल में समझिए पहले। जैसे ये आपको हो गया सोमेश्वर श्रेणी का एरिया। ठीक है, ये क्या है? पर्वत है आपका। ठीक है, क्योंकि ये शिवालिक में ही है तो सबसे ऊंचा पर्वत है। जस्ट उसके इधर आइएगा तो इससे कम हाइट पे रामनगर की पहाड़ी है। ठीक है, इससे कम हाइट पे है। अब इन दोनों के बीच का जो छोटा सा गैप बना है, इसी को घाटी कहता है, जो कि हरहा घाटी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से हरहा नदी का जो है वो प्रवाह होता है। तो ये आप अच्छे से समझ सकते हैं, ये नॉर्थ से साउथ के क्रम में है। ठीक है, इसको अच्छे से समझिएगा। और ये तीनों क्या है? शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र का ही भाग है, और ये तीनों पश्चिमी चंपारण के एक ही जिले में अवस्थित हैं। ठीक है, उत्तर से दक्षिण के क्रम में। ठीक है, तो अब अच्छे से समझ में आपको आ रहा होगा। ये पर्वत श्रेणी सोमेश्वर की, उसके बाद रामनगर पहाड़ी उससे छोटी है, और इन्हीं के बीच का जो एरिया है वो हरहा नदी की वजह से हरहा घाटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। कौन सा है? तो बिहार का मैदान, जिसको कि हम लोग गंगा के मैदान के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब ये समझने के लिए है, जैसे आपको ऑलरेडी ये मैप बार बार आप बनाते रहिएगा, आपको इजीली समझ में आएगा। जैसे ये आपका कौन सा था? विंध्यन वाला। ये कौन सा था? धारवाड़ वाला। ये कौन सा था? टर्शियरी। और ये कौन सा था? क्वाटरनरी। ठीक है, तो अब ये क्वाटरनरी वाला जो एरिया आपको दिखेगा, तो इसी को हम लोग बिहार के मैदान या गंगा के मैदान के रूप में पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि बीच में गंगा नदी का प्रवाह है। तो अब इसको 2 भागों में पढ़ेंगे, एक तो उत्तर गंगा का मैदान और एक दक्षिण गंगा का मैदान। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बिहार के मैदान का निर्माण जो है गंगा तथा उसके सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसाद के जमाव से हुआ है, पता है सबको, जिसका विस्तार उत्तर में नेपाल सीमा से लेकर के दक्षिण में छोटा नागपुर पठार के उत्तरी सीमा तक है। जैसा देखा आपने मैप में, यहाँ नेपाल से लेकर के छोटा नागपुर पठार का जो उत्तरी सीमा था, यहाँ तक विस्तार है। अब देखिए, बिहार का मैदान जो हो पेनी प्लेन का उदाहरण है। ठीक है, कई बार पूछता है कि बिहार का मैदान जो हो पेनी प्लेन है या पेडी प्लेन है। ठीक है, तो अब ये दोनों होता क्या, इसको भी समझ लीजिए, टर्म्स हैं ज्योग्राफी के। जैसे अगर नदी के बगल में जो एरिया है, नदी के बगल में क्या आपको दिखता होगा? ज़्यादातर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार। तो अगर उस टाइप का एरिया दिखेगा तो उसको पेनी प्लेन कहा जाता है। ठीक है, जबकि वैसे एरिया जहाँ पे कंकड़ पत्थर बहुत ज़्यादा दिखेंगे आपको, तो उस एरिया को पेडी प्लेन कहा जाता है। ठीक है, तो दोनों चीज़ आप अच्छे से याद रखिएगा। तो बिहार में हम लोग क्या देखते हैं? तो ज़्यादातर नदियों का प्रवाह है, तो जलोढ़ मिट्टी रहेगा। तो ज़्यादातर जलोढ़ मिट्टी है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पेनी प्लेन है। ठीक है, तो ये चीज़ आप क्लियर रखेंगे। बिल्कुल लॉजिक और टर्म्स आपके क्लियर रहेंगे, इजीली आप प्रश्नों को सॉल्व कर पाइएगा। बिहार के मैदान को गंगा का मैदान भी कहा जाता है, क्योंकि मुख्य रूप से जो है वो गंगा नदी इसकी
शाखा के रूप में है और इसका कुल क्षेत्रफल 90,650 किलोमीटर और यह बिहार के कुल क्षेत्रफल का 96% है, तो ध्यान रखेंगे इसको। बिहार के मैदान की चौड़ाई जो है वो पश्चिम में अधिक है और पूर्व में कम है, जबकि ढाल जो है पश्चिम से पूर्व की ओर 6 सेंटीमीटर पर किलोमीटर ढाल है इसका। ये परीक्षा में पूछा हुआ है, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है, VVI है, याद रखेंगे। अब जैसे देखिए बिहार का आप मैप जब भी बनाना शुरू करिएगा तो ये मैप कुछ ऐसा आपको दिखेगा, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि पश्चिम में चौड़ा और पूर्व में कम चौड़ा है, ठीक है। इस मैदान को गंगा नदी 2 भागों में विभक्त करती है, एक उत्तर का मैदान और एक दक्षिण का मैदान, ठीक है। अब उत्तर के मैदान की बात करें तो इस मैदान का विस्तार उत्तर में नेपाल सीमा से लेकर के दक्षिण में गंगा नदी को तक हुआ है, जिसका कुल क्षेत्रफल, अब इसको भी डिवाइड करेंगे तो 56,980 किलोमीटर स्क्वायर ऊपर है, जो कुल मैदानी भाग का 63% है, और बाकी जितना बचेगा वो दक्षिण में आपको मिलेगा। इस मैदान का निर्माण जो है गंगा तथा उसकी सहायक नदियों की से हुआ है, लेकिन कौन सी, तो उत्तर से जाने वाली नदियों, उसमें कौन कौन, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा, ये नदियाँ आपको प्रमुख रूप से दिख जाएंगी। अब इनके द्वारा लाए गए अवसाद के जमाव से क्या होता है, इनका निर्माण होता है और इनका ढाल जो है वो नॉर्थ टू साउथ यानी कि उत्तर से दक्षिण की तरफ और नॉर्थ वेस्ट यानी कि यहाँ नॉर्थ वेस्ट से लेकर के इस तरह से साउथ ईस्ट की तरफ है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। उत्तर के मैदान में नदियों का जाल जो है अधिक है और नदी के मार्ग परिवर्तन यानी कि विसर्पण के कारण विसर्पित झील या फिर गोखुर झील का भी निर्माण होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उत्तर के मैदान में चौर, मन, दियारा, भूमि नामक स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। उत्तर के मैदान को मुख्य रूप से 3 नदी दोआब में भी बांटा जाता है, जिनको घाघरा गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब और कोसी महानंदा दोआब के नाम से जाना जाता है। अब इसी को हम लोग मैप पर समझेंगे तो और अच्छे तरीके से इसको समझ पाएंगे। जैसे उत्तर के मैदान को 4 भागों में बांटा गया है, कौन कौन, भाबर, बांगर, खादर, चौर, मन, दियारा वाला एरिया जो था। अब इसको मैप पर आप अच्छे से समझिए। ये आपका बिहार का मैप है, जिसमें कि बीच से गंगा नदी का प्रवाह आपको दिख रहा है। ऊपर से कुछ नदियों को मुख्य रूप से हाईलाइट किया गया, जैसे ये घाघरा नदी हो गई, गंडक नदी हो गई, कोसी नदी हो गई और ये महानंदा नदी हो गई। अब जैसे देखिए दोआब अगर हम देखें तो पहला दोआब कौन सा बनेगा, घाघरा और गंडक नदी। जैसे दोआब के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा अगर, तो बिल्कुल जानते होंगे, ज्योग्राफी का टर्म है। अब देखिए दोआब का मतलब क्या होता है, 2 नदियों के बीच का क्षेत्र। तो 2 नदी कौन सी, एक घाघरा नदी और एक गंडक नदी, तो दोनों के बीच का जो क्षेत्र बनेगा बिहार में उसको कहेंगे घाघरा और गंडक का दोआब, ठीक है। उसी तरह से गंडक नदी और कोसी नदी, इसके बीच का जो क्षेत्र बनेगा तो इसको कहा जाएगा गंडक और कोसी का दोआब। उसी तरह से कोसी और महानंदा के बीच के जो एरिया है इसको कोसी और महानंदा दोआब कहा जाएगा। क्लियर है। अब देखिए उत्तर के मैदान में हमने डिवाइड क्या क्या किया है, तो भाबर, बांगर, खादर, चौर, मन, दियारा, इन चीज़ों को। तो उत्तर के मैदान में देखिए क्या है, भाबर किसको कहेंगे, नॉर्मली अगर आप टर्म्स पढ़ते हैं तो जैसे हम लोग जानते हैं कि अगर ये मान लीजिए पर्वत है यहाँ पे, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम समझ रहे हैं कि ये पर्वत है और यहाँ से कोई नदी निकल रही है और ये मैदानी भाग की तरफ प्रवाहित हो रही है, एक नदी है, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये पर्वतों के नीचे आती है चरण के पास, तो यहाँ एक पथरीला पूरा एरिया भरा होता है, ठीक है, जहाँ पर कि नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं, मतलब कंकड़ पत्थर वैसे वाला एरिया जहाँ पे नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं और इसके जस्ट बाद फिर से आपको दिखाई देती हैं। तो ये जो कंकड़ पत्थर वाला एरिया पूरा भरा हुआ है, जो कि पर्वतों के तराई भाग के रूप में काम करता है, तो इसी को हम लोग भाबर कहते हैं। और ये कहाँ है, तो आप नेपाल का जान रहे हैं कि पूरी तरह से क्या है, पर्वत है और वहाँ से नदियाँ निकल रही हैं। तो सेम उसी के बॉर्डर पे आपको देखने को मिलेगा कि ये आपको दोआब अवस्थित है, ठीक है। अब आप क्लियर समझ पाएंगे इसको कि ये जो है वो भाबर वाला एरिया है पूरा, ठीक है, नेपाल के सटे हुए। जस्ट उसके नीचे का जो एरिया देखिए इधर ज़्यादातर आपको बांगर मिट्टी का विस्तार आपको दिख जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको खादर मिट्टी का विस्तार भी दिख जाएगा इधर, और उसके बाद देखिए चौर, मन, दियारा, इन एरिया में इसका ज़्यादा विस्तार मिलेगा। अब इसमें देखिए बाबर, भांगर और खादर लिखा हुआ है, तो ये भी टर्म जो है वो ज्योग्राफी के हैं, आप लोग इजीली इसको जानते होंगे। इसमें अंतर क्या होता है, जैसे नदियाँ आती हैं तो नदियाँ प्रवाहित होकर के जलोढ़ मिट्टी का विस्तार करती हैं। तो नदियों के नज़दीक में देखिएगा तो ज़्यादातर हर साल नई मिट्टी का निर्माण होता है, तो जो नया वाला होगा उसको खादर कहेंगे, और जो नदियों के दूर मिट्टी होगी जहाँ की 2 साल, 4 साल, 10 साल पर एक बार मिट्टी पहुँचे, तो नदियों से दूर का जो एरिया होगा जलोढ़ मिट्टी का वो होगा बांगर, ठीक है। दोनों ही जलोढ़ मिट्टी है, ये ध्यान रखना है आपको। अब उसके बाद बच गया कौन सा,
चौर, मन, दियारा, इसको भी अच्छे से समझ लेंगे। इसमें एक गोखुर झील भी है जो कि नदियों के विसर्पण से बनता है। इसको आगे और हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, बट आपको अभी समझा देते हैं। जैसे नदियाँ क्या होती हैं, विसर्पण करती हैं। तो यही नदी जब अगर बार बार विसर्पण करेगी तो कहीं एक जगह होता है कि अब ये ज़्यादा विसर्पित होने लगती है, तो वहाँ से ये टूट करके क्या होती है, मिल जाती है। और जैसे ही ये मिल जाती है तो ये जो नदी का भाग था वो एक्स्ट्रा शेष बच जाता है। तो यही जो है बाद में झील का आकार ले लेता है, जो कि गोखुर झील के रूप में जाना जाता है। ठीक है। अब जैसे देखिए, अब इस चीज एक टर्म को भी हम लोग समझ लेते हैं। कई बार इनको लोग नहीं बताते हैं कि चौर, मन और दियारा क्या होते हैं। चौर देखिए, आप पहले तो ये नदियों के पास वाला एरिया होगा, उसमें भी इसका कम एरिया होगा और ये ज़्यादा गहरा मिलेगा। ठीक है, ये चौर के रूप में आएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं एरिया कम होगा और ज़्यादा गहराई में। जैसे गंगा नदी है, इसके सटे हुए आप देख सकते हैं। मन की बात करेंगे तो इसमें एरिया ज़्यादा होगा, कम गहराई हुई। ठीक है, उसी तरह से दियारा की बात करें, ये लगभग लंबा पूरा फैला रहेगा 5 से 6 किलोमीटर 10 किलोमीटर तक, और ये छिछला भूमि का होता है, मतलब ज़्यादा गहरा नहीं होगा और ये ज़्यादा दूर तक आपको फैला मिलेगा। और ज़्यादातर ये बाढ़ग्रस्त क्षेत्र होते हैं। ठीक है, दियारा जैसे अभी पटना वाला हम लोग बार बार देख लेते हैं, तो पटना के रीजन का जो एरिया है वो पूरा एकदम दियारा के रूप में ही विस्तारित मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स थे जिनको अगर ज्योग्राफी में आप समझते हैं तो आप इजीली बहुत सारे प्रश्नों को हल कर पाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं दक्षिण गंगा का मैदान। इस मैदान का विस्तार जो है उत्तर में गंगा नदी से लेकर के दक्षिण में छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग तक हुआ है, जिसका कुल क्षेत्रफल 33,670 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि कुल मैदानी क्षेत्र का 37% है। ठीक है, इस मैदान का भाग निर्माण जो है वो गंगा तथा उसकी दक्षिण की सहायक नदियाँ जो होंगी अब कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु, क्यूल, इनसे मिलकर के बना हुआ है, इनके अवसादों से। ठीक है, दक्षिण के मैदान को क्षेत्रीय विस्तार के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, जैसे भोजपुर, मगध और अंग के मैदान में। जबकि नदियों की बात करें तो गंगा और सोन नदी का दोआब, सोन और क्यूल नदी का दोआब, और क्यूल नदी से लेकर राजमहल पहाड़ी के बीच का क्षेत्र है। ठीक है, अब नोट में है जैसे दक्षिण की पठारी नदियाँ हो गई पुनपुन, फल्गु, क्यूल के द्वारा बड़े बड़े महाखड्ड का निर्माण भी किया गया है, जिसे ताल या टाल कहा जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग मोकामा टाल, बढ़िया टाल फेमस है, आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे इसको। इसका विस्तार पटना से भागलपुर तक फैला हुआ है। ठीक है, जैसे ताल जो होता है इसमें गड्ढा होगा, इसमें पानी ज़्यादा दिखेगा आपको। टाल जो होता है नदी के बीच का ऊपर उठा हुआ क्षेत्र होता है। ठीक है, जैसे एक नदी प्रवाहित हो रही है तो इसके साइड में जो एरिया बनेगा आपको, तो यहाँ पे देखिएगा छोटा छोटा एरिया जैसा बन जाता है, तो वो टाल हो जाएगा, जो दिखाई देगा। ठीक है, जो बड़ा भी हो सकता है, ध्यान रखेंगे। और ताल जो होता है वो थोड़ा सा तालाब जैसा हो जाएगा। ठीक है, बिहार के मैदान का ढाल कहेगा तो दक्षिण से उत्तर की ओर है। जैसे अगर देखिए आप बिहार के मैप की बात करें तो ये जो है ऊपर से बीच की तरफ, इधर से दक्षिण से बीच की तरफ, ऐसा इसका ढाल है, और ये नीचे की तरफ है। ठीक है, कुछ इस तरह से। दक्षिण के मैदान में कुछ पहाड़ियाँ स्थित हैं, जैसे लाल पहाड़ी लखीसराय में, बराबर की पहाड़ी गया जहानाबाद में, राजगीर की पहाड़ियाँ नालंदा में, मुंगेर की पहाड़ी मुंगेर में। ये सब आपको बताया है अभी। जस्ट इसी चीज़ को नीचे देख लेते हैं। भोजपुर का मैदान आपको दिखेगा, जो कि सोन नदी और कर्मनाशा नदी गंगा के बीच का है। उसके बाद वही मगध का मैदान, उसके बाद ये अंग का मैदान आपको पूरा दिखेगा। जैसे अंग के बारे में आप लोग अक्सर सुनते होंगे, और मगध के बारे में हिस्ट्री में जब पढ़िएगा तो यही रीज़न है जो कि पॉपुलर था। ठीक है, अब इस चीज़ों को, जैसे यहाँ पे कुछ पहाड़ियाँ भी हैं उसको देख सकते हैं, जैसे बराबर की पहाड़ियाँ हो गई, तो इस वाले एरिया में आपको दिखेगा, गया और औरंगाबाद वाले में। राजगीर की पहाड़ियाँ आपको नालंदा वाले में देखने को मिल जाएंगी। लाल पहाड़ी जो है आपको देखने को मिल जाएगी लखीसराय में। मुंगेर की पहाड़ी तो आपको मुंगेर में दिख जाएगी। राजमहल की पहाड़ी ये जस्ट हम लोग के पश्चिम में अवस्थित है, ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को। ठीक है, बाकी ऊपर हम लोगों ने पढ़ रखा है घाघरा गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब और कोसी महानंदा दोआब। ठीक है, बाकी आपको बताए थे ये वाला एरिया भाबर वाला, भाबर के इधर आपको बांगर, खादर, चौर, मन, दियारा, गोखुर झील, तो इन चीज़ों का विस्तार है। तो ये इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, इसका पूरा माइंड में क्लियर कर लिया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दक्षिण का संकीर्ण पठार, जो कि दक्षिण के पठारी क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। तो ऑलरेडी देखिए ये किस तरह से विस्तारित मिलेगा। भारत वाला समझ लीजिएगा तो फिर आपको बिहार वाला भी समझने में आसानी होगा। जैसे विंध्यन रेंज आपको बताए थे, उसका भी है, छोटा नागपुर पठार है, उसका भी आपको असर देखने को मिल जाएगा बिहार में। ठीक है, बिहार में दक्षिण में कैमूर जिले से लेकर के बांका जिले तक पठार का विस्तार पाया जाता है, जिसका कुल क्षेत्रफल 2581 किलोमीटर स्क्वायर फैला हुआ है।
दक्षिण के पठार को सोन नदी 2 भागों में विभक्त करती है। पहला तो कैमूर या रोहतास का पठार और दूसरा खड़गपुर पहाड़ी क्षेत्र। ठीक है, अब इसको एक एक करके देखते हैं हम लोग। कैमूर या रोहतास का पठार बिहार के दक्षिणी पश्चिम में अवस्थित है और विंध्य श्रेणी का पूर्वी भाग है। और यह पठार जो है मध्य प्रदेश के जबलपुर से लेकर के बिहार के रोहतास जिले तक विस्तृत है, जिसकी लंबाई 483 किलोमीटर है, चौड़ाई 80 किलोमीटर और औसत ऊंचाई 450 मीटर है। इस पठार की लंबाई जो है बिहार में टोटल 60 किलोमीटर है। ये परीक्षा में पूछा हुआ है, तो आप इसको वीवीआई करके जरूर याद कर लेंगे। ठीक है, इस पठार में चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और पाइराइट खनिज की अधिकता पाई जाती है और इसकी सर्वोच्च चोटी पवरा पहाड़ी है। ये देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बिल्कुल याद रखेंगे, पवरा पहाड़ी। और इसी पवरा पहाड़ी के ऊपर माँ मुंडेश्वरी का एक मंदिर अवस्थित है, जो कि माना जाता है कि पूरे विश्व का सबसे पुराना टेम्पल है। ठीक है, तो अगर आपको कभी समय मिले तो बिल्कुल जाकर के आप इसको घूम सकते हैं, एक पर्यटन स्थल है ये। ठीक है, अब दूसरा देख लेते हैं खड़गपुर पहाड़ी। खड़गपुर पहाड़ी जो है सोन नदी के पूर्व में अवस्थित है। ठीक है, और यह पठारी क्षेत्र बिहार के दक्षिण पूर्व में स्थित है, जो कि छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग है। जैसे बताए थे आपको, इसी का टॉल आपको देखने को मिल जाएगा। खड़गपुर पहाड़ी क्षेत्र का आकार कहेगा तो त्रिभुजाकार है, बताए थे आपको, कुछ इस टाइप का है, जो कि पश्चिम में जमुई से लेकर के पूर्व में बांका और उत्तर में मुंगेर तक विस्तृत है। और यह बिहार में सबसे प्राचीन उच्चावच है। धारवाड़ बताए थे आपको। यह दक्षिण बिहार का सबसे ऊंचा उच्चावच है, जिसकी औसत ऊंचाई 510 मीटर है। देखिए दक्षिण में कहेगा तो 510 मीटर का कौन सा, खड़गपुर वाला, जबकि दक्षिण उत्तर की बात करेगा तो वहाँ पे आपको कौन सा मिला था, सोमेश्वर श्रेणी वाला, 874 मीटर। दोनों याद रखिएगा। टोटल ओवरऑल कहेगा तो भी यही, उत्तर कहेगा तो भी यही, और दक्षिण में ये रहेगा आपको। ठीक है, याद रखेंगे। इस पठारी क्षेत्र में ग्रेनाइट नामक खनिज की प्रधानता है और दक्षिण के पठार को सोन नदी 2 भागों में विभक्त करती है। तो आप इसको देख सकते हैं कि ये आपका रहा कैमूर या रोहतास का पठार, और जस्ट इसके बाद आपका सोन नदी, और सोन नदी के बाद आपको दिखेगा खड़गपुर पहाड़ी, जिसका पश्चिमी विस्तार जमुई, पूर्वी विस्तार बांका और उत्तरी विस्तार मुंगेर तक है। तो ये कुछ इस त्रिभुजाकार सेंटर में फैला हुआ है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। इसकी ऊंचाई वही खड़गपुर पहाड़ी की 510 मीटर है, जो कि दक्षिण बिहार का सबसे ऊंचा चोटी है। ध्यान रखेंगे। अब कुछ फैक्चुअल्स हैं, इसको याद रख लेंगे हम लोग। बिहार के प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता हैं प्रोफेसर इनायत अहमद और प्रोफेसर राम परवेश राय। इन्होंने बिहार के प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आधार पर 10 भागों में बांटा है। फैक्चुअल है, बिल्कुल याद रखेंगे। उत्तर बिहार को इन्होंने घाघरा गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब, कोसी महानंदा दोआब और तराई प्रदेश के साथ गंगा दियारा प्रदेश के रूप में बांटा, जबकि इसे दक्षिण बिहार में पूर्व मध्य गंगा दोआब, कर्मनासा सोन दोआब, सोन क्यूल दोआब और कैमूर का पठारी क्षेत्र और अभ्रक प्रदेश के रूप में बांटा गया। अब उन्हीं चीज़ों को आप यहाँ पे हम नंबरिंग कर दिए हैं, तो आप इसको अच्छे से देख के समझ सकते हैं कि ये क्या डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, जैसे घाघरा गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब, कोसी महानंदा दोआब, फिर ये रहा आपका भाबर वाला एरिया, और उसके बाद आपको एक लास्ट मिल जाएगा, कौन सा था, गंगा दियारा प्रदेश। ठीक है, ये देख सकते हैं आप लोग। उसी तरह से दक्षिण वाला डिवाइड किया गया है, इसको भी आप लोग ईजिली देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम लोग को बिहार की जलवायु करनी है, तो सेशन को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, टॉपिक को तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे तो ईजिली हम लोग समझ पाएंगे कि हाँ किस टॉपिक से क्या प्रश्न पूछे जा रहे हैं, पैटर्न क्या होगा और उसको किस तरह से हम लोग समझेंगे। तो आज का वीडियो जो है हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। आई होप अगर आप यहाँ तक आए हैं तो आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और वीडियो के जो भी कंटेंट हैं, अगर और भी कुछ आपको इनरिच चाहिए तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और जिस तरह का आप सजेशन देंगे उसके अनुरूप और भी वीडियोज़ आएंगे। उसकी क्वालिटी, साउंड जो भी है उससे रिलेटेड चीज़ों को हम ठीक करने का प्रयास करेंगे। ड्यूटी को लेकर के कुछ वीडियोज़ के बीच में गैप हो जा रहे हैं, तो उन चीज़ों को भी हम लोग धीरे धीरे टैकल करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसका सीरीज़ हम लोग कंटिन्यू रखें। या तो इसको हम लोग वीडियो सीरीज़ में रख सकते हैं, या फिर वीडियो के साथ साथ हम लोग नोट्स बनाते हुए भी वीडियो बना सकते हैं। तो जैसा आप कहिएगा बिल्कुल उसके अनुरूप चलेगा। अभी कुछ नोट्स कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग खुद हाथ से नोट्स बना करके वीडियो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ऑडियो माध्यम से। तो आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।